हेलो। नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं महेश जोशी आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली है। आपके चार्ट के अंदर कौन कौन से हाउस किस टाइम एक्टिवेटेड है, जिनसे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आज के दिन आप देखना चाहते हो कि आपको किस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे, आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, आपको क्या बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है, या आपके बच्चों की मैरिज हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, आपको कोई जॉब चेंज हो सकता है। तो हर एक हाउस का एक सिग्निफिकेशन होता है। तो मैं आप डबल ट्रांजिट टेक्निक आपको इसमें सिखाऊंगा, और जो इंटरेस्ट रखते हैं वो एक कॉपी और नोटबुक और एक पेन लेके बैठे और इसको मेरे वीडियो को स्लो करके पॉज करके जैसे भी चाहें वो इसे नोट करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। काफ़ी रिसर्च के बाद डेवलप की हुई ये टेक्निक है जो आपको जनरली कोई बताएगा नहीं। इसको हम डबल ट्रांजिट या स्पेशल ट्रांजिट टेक्निक बताएंगे। उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आप इसको एंड तक वीडियो को देखें, केयरफुली देखें, और कहीं पे भी यदि आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आई है या किसी तरह की प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होने वाली है इसमें। रूल्स फॉर डबल ट्रांजिट है, ये मैंने आपका एक पीडीएफ यहाँ पे अपलोड किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद आप एज ए नोट्स इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन ए गिवन चार्ट हाउ टू यूज द डबल ट्रांजिट। जिन लोगों को डबल ट्रांजिट के बारे में थोड़ा कम मालूम है उनको मैं बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के 3 एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी आपका इवेंट तभी फ्रक्टिफाई होगा। पहला एस्पेक्ट ये होता है कि आपकी जो कुंडली है, या जिसे हम हॉरोस्कोप बोलते हैं या चार्ट बोलते हैं, उसमें प्लेनेट या ग्रहों की स्थिति इस तरीके से होनी चाहिए कि वो इवेंट हो। यदि ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो इवेंट होगा ही नहीं। जैसे किसी के ग्रह फेवरेबल नहीं है तो उस पर्सन की मैरिज नहीं होगी, फेवरेबल नहीं है तो उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, मगर फेवरेबल है तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके लिए वो जो भी काम होना है वो उसके चार्ट के हिसाब से हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरी चीज देखी जाती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है दशा और अंतरदशा। एक व्यक्ति की दशा और अंतरदशा लगातार बदलती रहती है। सर्टेन टाइम के लिए दशा का एक लंबा पीरियड होता है, अंतरदशा का छोटा पीरियड होता है। तो आपकी अप्रोप्रिएट दशा और अंतरदशा होगी तभी वो रिजल्ट फ्रक्टिफाई होगा। अब हमारी ये दोनों चीज होने के बावजूद भी कई बार इवेंट फ्रक्टिफाई नहीं होता। आज मैं जो टेक्निक बताने वाला हूं आप उसमें क्या देखेंगे कि आपके करंट टाइम पर कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड हैं। जो हाउस एक्टिवेटेड हैं यदि उनसे रिलेटेड आपकी अंतरदशा चल रही है तो आप पक्का मान लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। तो मेरे इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। मैं ये डबल ट्रांजिट बता रहा हूं, केवल ट्रांजिट के बेस पे कोई भी इवेंट नहीं होता, मगर आपकी दशा और अंतरदशा सुटेबल चल रही है तो आपका इवेंट हो जाएगा उस हाउस से रिलेटेड। जैसे 7th हाउस है, मैरिज से रिलेटेड कोई आपके पास आता है, आपकी मैरिज होगी, अभी कब होगी, तो आपको क्या करना है, पहले देख लेना है कि आपका मैरिज वाला हाउस एक्टिवेटेड है या नहीं। मैं अपोजिट बता रहा हूं, जो सभी एस्ट्रोलॉजर जैसे देखते हैं मैं उसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जो अभी टेक्निक बताऊंगा उससे आप देख लीजिए क्या उसका 7th हाउस एक्टिवेटेड है या नहीं। प्रोफेशन से रिलेटेड देखना है तो आप देखिए उसका 10th हाउस एक्टिवेटेड है या नहीं। अब 7th हाउस एक्टिवेटेड है, दूसरे नंबर पे फिर हमें देखना होगा कि उसकी 7th हाउस से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड प्लैनेट्स की दशा या अंतरदशा चल रही है या नहीं। किसी भी हाउस से रिलेटेड प्लैनेट की दशा और अंतरदशा में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो भाव मतलब हाउस, उसका लॉर्ड जिसको बोलते हैं भावेश, और तीसरा उस काम से रिलेटेड कारक। अब मैं मैरिज का ही एक एग्जांपल लेके चलता हूं। तो मैरिज का भाव होता है 7th, 7वां घर।
फिर उसका भावेश अलग अलग हो सकता है, आपके 7वें घर में कौन सी राशि है उसके बेस पे। और मैरिज का कारक जनरली वीनस होता है, शुक्र होता है, और फीमेल या महिलाओं के लिए हम उसको जुपिटर या बृहस्पति भी मानते हैं, मगर शुक्र ही कारक होता है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि इनसे रिलेटेड प्लेनेट की दशा या अंतरदशा चल रही है तो आपकी मैरिज हो जाएगी उस पीरियड में। अब मैं आपको डबल ट्रांजिट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैंने एक चार्ट लिया हुआ है, ट्रांजिट के बेस है ये चार्ट लिया हुआ है मैंने 26 सितंबर 2021 का। ये जिस पर्सन का है आपका ट्रांजिट है, ये जिस पर्सन का चार्ट है उसका डेट ऑफ बर्थ है 6692 5:15 AM और आगरा का बर्थ है उसका। तो हम क्या करेंगे देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, एज ऑन टुडे यदि मैं आज की डेट की बात करता हूं तो आपको क्या करना है, इसका हमें देखना है कि आपका जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट आज की डेट में कहां पे हो रहा है। तो ये जिस दिन मैंने चार्ट बनाया था उस दिन उसका जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट इस पर्टिकुलर हाउस में हो रहा था, 10th हाउस में। दिस इज 9th हाउस, 10 साइन में मकर राशि में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा था और मकर राशि में ही आपका जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था। अब हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 कि ये ट्रांजिट में ये दोनों प्लेनेट ट्रांजिट में किन किन हाउसेस को देख रहे हैं, किन किन हाउसेस को देख रहे हैं। तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है, ध्यान रखना, जुपिटर देखता है आपका अपनी जो भी पोजीशन होती है उससे हम उसकी खुद की पोजीशन को काउंट करके चलते हैं। दूसरा 5th हाउस को देखता है अपने आप से, 7th हाउस को देखता है और 9th हाउस को देखता है। तो मैं जुपिटर का देखता हूं, देखिए मैंने जुपिटर मार्क किया हुआ है, एस्पेक्ट जिस भी हाउस को कर रहा है। एक तो ये खुद 9th हाउस में बैठा हुआ है देखिए, तो 9th हाउस को अफेक्ट कर रहा है, ये ट्रांजिट वाला जुपिटर एंड सैटर्न है। 10th हाउस से, इसी हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं दोनों, तो ये खुद 9th हाउस को देख रहे हैं। ये हाउस 9th है, यहाँ पे यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले तो ये 9th हाउस को देख रहा है, तो मैंने ये मार्क कर दिया खुद जिस हाउस को देख रहा है 9th। फिर ये इसका एस्पेक्ट होता है 5th एस्पेक्ट, तो ये जहां पे भी है वहां से 5 काउंट करिए आप। जुपिटर आपका जहां पे भी रखा हो यहाँ से 5 काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट हाउस को देख रहा है। फिर 7th को भी देखता है, तो 6 7, तो ये 3rd हाउस को देख रहा है, ये 3rd हाउस है आपका। फिर ये 9th को भी देखता है, तो 7 के बाद 8 और 9, इस हाउस को भी देख रहा है, ये 5th हाउस है। तो जुपिटर जिन जिन हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है जिसमें वो खुद है उसको भी कंसीडर करना है। तो आपका 9th हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस एंड 5th हाउस, इनको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, ये नोट कर लिया। सेम चीज आप सैटर्न के लिए नोट करेंगे, सेम चीज नीचे मैंने सैटर्न के लिए नोट कर रखी है, दोनों की अलग अलग लिस्ट बनाएंगे। पहले नंबर 1 पे ए पॉइंट पे हम देखेंगे वो किन किन हाउसेस को देख रहे हैं। अब सैटर्न किन किन हाउस को देख रहा है, एक तो 9th हाउस में तो खुद बैठा हुआ है, तो हमने 9th लिख लिया देखिए यहाँ पे। इसके बाद सैटर्न की जो एस्पेक्ट होती है 3 7 10, मतलब वो जहां पे होता है अपने से तीसरे हाउस को देखता है, 7th हाउस को देखता है, 10th हाउस को देखता है। तो मैं यहां से काउंटिंग करता हूं सैटर्न की 1 2 3, इस हाउस को देखेगा, ये हाउस है 11th, तो देखिए यहाँ पे 11th मार्क कर लिया। फिर आएगा 4 5 6 7, इस हाउस को देखेगा, ये है 3rd, तो 3 मार्क कर लिया। फिर 10th हाउस को 7 8 9 10, इस हाउस को देख रहा है, दिस इज 6th हाउस। तो सैटर्न जिन भी हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है वो भी हमने नोट कर लेने हैं, वो हो गए 3 6 9 11। तो पहला रूल आप याद रखिएगा, हमें क्या देखना है कि जुपिटर इन ट्रांजिट किस तो हाउस में और किन किन हाउसेस को देख रहा है वो नोट कर लीजिए। सैटर्न इन ट्रांजिट जिस भी किसी हाउस में है और जिन जिन हाउसेस को देख रहा है उन्हें नोट कर लीजिए, वो हमने नोट कर लिए। अब आ जाते हैं हम किन किन प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है वो, मतलब हाउसेस के बाद आपको देखना है किन किन प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, दोनों ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुपिटर किस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट हम यहाँ पे शुरू करते हैं, देखिए जुपिटर 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है 1 2 3 4 5। तो 5th हाउस में आपका मून एंड राहु है, राहु को छोड़ दीजिए, केतु को छोड़ दीजिए,
तो हमने देख लिया यहाँ पे मून को एस्पेक्ट कर रहा है, ये मून हो गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर 6, 7, 8, 9, 9th हाउस में, इससे 9th एस्पेक्ट में है सन एंड मार्स, तो सन एंड मार्स भी मैंने नोट कर लिए। तो जुपिटर 3 प्लैनेट्स को देख रहा है ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट, दैट इज मून, सन एंड मार्स। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इनकी लॉर्डशिप देखनी है, किन किन हाउस की लॉर्डशिप है। मून की किस हाउस की लॉर्डशिप है, सन की किस हाउस की लॉर्डशिप है, एंड मार्स की किस हाउस की लॉर्डशिप है। तो आपको पता है मून कैंसर राशि का लॉर्ड होता है, तो कैंसर राशि यहां पर है, और तो मून की लॉर्डशिप हो गई 3rd हाउस की। सन आपका लियो या सिंह राशि का लॉर्ड होता है, तो सन इस साइन का लॉर्ड है, तो सन की लॉर्डशिप होगी, ये 4th हाउस है, आप देख लीजिए 4th हाउस की। मार्स आपका एरीज और स्कॉर्पियो मतलब मेष और वृश्चिक राशि का लॉर्ड होता है, यहाँ मेष राशि रखी हुई है, यहाँ वृश्चिक राशि रखी हुई है, इसका मतलब मार्स मीन्स मंगल आपका 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो मैंने ये यहाँ पे नोट कर दिए हैं। तो आपने क्या किया कि जुपिटर इन ट्रांजिट जिन जिन हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है, जिन जिन प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, वो किन किन हाउसेस के लॉर्ड है, वो आपको नोट करना है। सेम केस आपका आपने सैटर्न के लिए करना है। तो देखिए सैटर्न एस्पेक्ट करता है 3rd हाउस को, तो यहां से काउंट किया 1, 2, 3, इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है। फिर ये एस्पेक्ट करेगा 7th हाउस को, तो 7th हाउस ये हो गया, इसमें भी कोई प्लेनेट नहीं है। फिर ये एस्पेक्ट करेगा 10th हाउस को, तो 7 के बाद 8, 9, 10, तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है वीनस एंड मरकरी, शुक्र और बुध को। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग वीनस एंड मरकरी, तो आप कहेंगे शुक्र एंड बुध को। तो शुक्र और बुध की यहाँ पे लॉर्डशिप देख लीजिए। तो शुक्र लॉर्ड होता है 2 साइन एंड 7 साइन का, ये हो गया 2 साइन और ये हो गया 7 साइन। तो 2 साइन आपका रखा हुआ है 1st हाउस में, ये 1st हाउस है, और 7 साइन रखा हुआ है 6th हाउस में। तो यहाँ पे मैंने हाउस नंबर 1 एंड 6 लिख दिया। फिर मरकरी आपका लॉर्ड होता है 3 साइन एंड 6 साइन का, ये 3 साइन है और ये 6 साइन है, इनका लॉर्ड होता है। तो 3 साइन रखा हुआ है आपका 2nd हाउस में और 6 साइन रखा हुआ है आपके 5th हाउस में। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मरकरी की लॉर्डशिप होगी 2nd एंड 5th हाउस की। तो ये पॉइंट बी हमने निकाल लेना है जुपिटर और सैटर्न दोनों के केस में। तो पॉइंट ए में हमने देखा है किन किन हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी में हमने देखा है जिन जिन हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं उनका, जिन जिन प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी किन किन हाउस से लॉर्डशिप है, वो नोट कर लेना है। 3rd पॉइंट, अब ये जिन प्लेनेट्स को देख रहे हैं जुपिटर और सैटर्न, तो जुपिटर जिन प्लेनेट्स को देख रहा है, अभी हमने निकाला था मून को, सन को और मार्स को देख रहा है, वो किन किन हाउस के सिग्निफिकेटर्स हैं, कारक है। मून किस हाउस का कारक है, सन किस हाउस का कारक है, मार्स किस हाउस का कारक है, ये हम नोट करेंगे। अब ये जिसके कारक नहीं पता है अभी मैं बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो। मून, जुपिटर के केस में आपने देखा सिग्निफिकेशंस ऑफ द एस्पेक्टेड प्लैनेट्स, तो मून जो होता है वो 4th हाउस का कारक होता है, तो आपने कारक हाउस लिख लिया मून का। सन जो होता है वो लग्न का और 10th हाउस का कारक होता है, लग्न 1st हाउस और 10th हाउस का कारक होता है सन, तो मैंने 1st एंड 10 यहाँ पे लिख दिया। मार्स जो होता है आपका वो 3rd और 6th हाउस का कारक होता है, ये 3rd हाउस है, 6th हाउस है, और 4th हाउस का भी कारक होता है कहीं कहीं पे, तो 3rd, 6th एंड 4th हाउस हमने लिख दिया मार्स। इसी तरीके से अब देखिए सैटर्न जिन 2 प्लैनेट्स को देख रहा है वो है आपका वीनस एंड मरकरी। आप देखिए वीनस किस हाउस का कारक है, तो वीनस आपके 7th हाउस का कारक होता है मैरिज का, और मरकरी 10th हाउस का कारक होता है। वैसे 10th हाउस के बहुत सारे कारक होते हैं पर उसमें हम मरकरी को 10th हाउस का कारक मानते हैं, ये नोट कर लिए। तो इस तरीके से हमने 3 चीजों पे हम आ गए। हमने क्या क्या नोट किया है, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, आगे देखिए टेबुलर फॉर्म में दे रखा है आपको क्या क्या करना है कि जुपिटर इन ट्रांजिट हमने देखना है किन किन हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है, उनकी एक लिस्ट बना लेनी, किन किन हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। दोनों की लिस्ट बन गई। इसके बाद हम दूसरी चीज देखेंगे किन किन प्लैनेट्स को एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर जिन भी प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है उनकी लॉर्डशिप नोट कर लेंगे, किन किन हाउसेस से लॉर्डशिप है या वो किस किस हाउस के स्वामी है।
ऐसे ही सैटर्न, शनि, जिन जिन आपके ग्रह को देख रहा है, जैसे यहाँ पे शुक्र और बुध को देख रहा है, उनकी किन किन हाउस की लॉर्डशिप है ये आपने नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट हो गया है बी। थर्ड, जुपिटर जिन जिन ग्रहों को देख रहा है या प्लेनेट को देख रहा है, वो किन किन घरों के कारक हैं, किन किन हाउसेस के सिग्निफिकेटर हैं। जैसे जुपिटर मून को देख रहा है तो वो फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है। सन इज सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस एंड टेंथ हाउस। मार्स इज सिग्निफिकेटर ऑफ थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सिक्स हाउस। सिग्निफिकेशन में यदि किसी को डाउट है तो मेरे पीछे के वीडियोस आप देख लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। और वैसे यहाँ पे करीब करीब ये सारे प्लेनेट कवर हो गए, ये इनका सिग्निफिकेशन है। जैसे मून फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, आप नोट कर सकते हो। सन फर्स्ट हाउस का है, मार्स आपका थर्ड एंड सिक्स हाउस का होता है, वीनस सेवेंथ का होता है, शनि भी बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस का सिग्निफिकेटर होता है। जुपिटर जिसको हम गुरु जी बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं, वो आपका 2, 5, 9, 11 इन हाउसेस का सिग्निफिकेटर होता है। तो इतना नोट कर लेंगे तो हर हाउस का सिग्निफिकेटर पता चल गया। सिग्निफिकेटर का मतलब है उस हाउस से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो ये देगा। तो ये सिग्निफिकेटर्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। लॉर्डशिप पता होनी चाहिए, यदि किसी को लॉर्डशिप पता नहीं है तो बता देता हूं मैं। 1 और 8 राशि का लॉर्ड मंगल है। 2 और 7 का लॉर्ड शुक्र या वीनस है। 3 और 6 का लॉर्ड बुध या मरकरी है। 4 का लॉर्ड चंद्रमा या मून है। 5 का लॉर्ड सूर्य या सन है। 9 एंड 12 का लॉर्ड बृहस्पति, गुरु या जुपिटर है। 10 एंड 11 साइन का लॉर्ड शनि है। इस तरीके से लॉर्ड है। तो हमें डबल ट्रांजिट देखते टाइम ये भी चीजें पता होनी चाहिए। अब हमने ये सारी लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट में जो भी आपके हाउसेज आ रहे हैं उनमें ले लीजिए सभी को। जुपिटर और सैटर्न में जो भी हाउसेस जितने भी नंबर आए वो सब नोट कर लीजिए। तो मैंने सारे हाउसेस नोट किए यहाँ पे। तो नोट करने पे आपका आ रहा है फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। दोनों में जो आ रहे हैं फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, टेक कॉमन ऑफ बोथ जुपिटर एंड सैटर्न, ये करना है आपको। जो दोनों में है, मतलब सैटर्न में भी है और जुपिटर में भी है, कॉमन हाउसेस को लेना है आपको, सभी को नहीं लेना है। जो दोनों में आ रहे हैं, इसका मतलब जुपिटर भी उसको अफेक्ट कर रहा है और सैटर्न भी अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको डबल ट्रांजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जुपिटर फर्स्ट हाउस यहाँ आया और कहीं इधर भी ये आपका फर्स्ट हाउस आ रहा है, तो फर्स्ट हाउस कॉमन हो गया सैटर्न और जुपिटर में। इसी तरीके से हम देखेंगे, थर्ड हाउस देखा आपने, यहाँ पे भी थर्ड हाउस आ रहा है और यहाँ पे भी थर्ड हाउस आ रहा है, इसलिए थर्ड हाउस भी कॉमन हो गया। फिर हम आते हैं सीरियल वाइज। अब देखा आपने फोर्थ हाउस, केवल इसमें आ रहा है फोर्थ, सैटर्न में फोर्थ हाउस नहीं आ रहा, तो इसे फिर हम नहीं लेंगे। अब आते हैं फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस आपका जुपिटर में तो आ रहा है, तो सैटर्न साइड में फिफ्थ हाउस आ रहा है, तो फिफ्थ हाउस भी ले लिया। दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। सिक्स देखा, तो सिक्स हाउस आप देख लीजिए, इसमें तो आ रहा है आपका, और यहाँ पे भी सिक्स हाउस आ रहा है। वैसे हम सिक्स हाउस भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है। सो इन दिस वे वी कैन टेक सिक्स हाउस ऑल्सो। फिर देखेंगे सेवेंथ हाउस, तो यहाँ पे देखिए सेवेंथ हाउस आ रहा है एक बार, इस साइड भी सेवेंथ हाउस आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने सेवेंथ हाउस भी ले लिया। एट्थ हाउस कहीं भी नहीं आ रहा दोनों में से। नाइन्थ हाउस देखते हैं, इसमें नाइन्थ हाउस है, इसमें भी नाइन्थ हाउस है, तो नाइन्थ हाउस को हमने ले लिया। फिर टेंथ हाउस देखते हैं हम, तो टेंथ इसमें है, ये टेंथ हाउस रहा, इसमें भी टेंथ हाउस रहा, तो वी कैन टेक टेंथ हाउस ऑल्सो। नाउ विल चेक वेदर 11th हाउस इज देयर और नॉट। तो यहाँ पे 11th हाउस है, मगर इस साइड में 11th हाउस नहीं है, जुपिटर वालों में 11th हाउस नहीं है। ऐसे 12th हाउस हम देखते हैं, तो 12th हाउस यहाँ पे है, मगर इस साइड में 12th हाउस नहीं है। तो हमने क्या किया, ये सारी लिस्ट बनाने के बाद जुपिटर और सैटर्न दोनों में जो कॉमन हाउसेज हैं वो नोट कर लिए। अब हम क्या कंक्लूड करेंगे, इसका मतलब जो आपका इवेंट है, इन हाउसेज से रिलेटेड इवेंट आपके ये हाउसेज एक्टिवेटेड है बाई डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट से हाउसेज एक्टिवेटेड हो गए। फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। आपकी लग्न से रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। तीसरे हाउस का मतलब भाई बहनों का होता है बेसिकली, मिलेगा। फिफ्थ हाउस एजुकेशन और बच्चों का होता है, उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा।
सेवन्थ हाउस मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। नाइन्थ आपका भाग्य का होता है, फॉरेन ट्रेवल का होता है, लॉन्ग ट्रेवल का होता है, उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। टेंथ हाउस प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है, तो उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिल सकता है। मगर इसमें भी और ज्यादा आप क्लोज जाना चाहते हो तो आप देखिए कि जुपिटर और सैटर्न के मैंने ए बी सी मार्क किए हुए हैं, अलग अलग सेक्शंस में जो हाउसेज आ रहे हैं। जैसे जुपिटर के ए सेक्शन में, और यदि सैटर्न के वो ए सेक्शन के अलावा किसी और सेक्शन में है तो उसके रिजल्ट आने के ज्यादा चांस है। दोनों के ए सेक्शन में है तो उसके रिजल्ट आने के उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। तो इस तरीके से यदि मैं इसको क्लासिफाई करूं तो यदि आप फर्स्ट हाउस देखोगे तो जुपिटर के तो ए सेक्शन में और सैटर्न के बी सेक्शन में ये फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर मैं देखता हूँ फिफ्थ हाउस, तो इसके तो फर्स्ट ए सेक्शन में फिफ्थ हाउस और इसके बी सेक्शन में, इसलिए फिफ्थ हाउस के रिजल्ट आने के भी ज्यादा चांसेस हैं। फिर मैं देखता हूँ सेवेंथ हाउस, तो इसके तो ये सेवेंथ हाउस बी सेक्शन में है और आपके सैटर्न के सी सेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में है, तो उनकी हायर डिग्री ऑफ रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपके इस केस में फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवेंथ हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है। अब आपको ये पता चल गया कि इसके हाउस कौन से एक्टिवेटेड है। अब नेटिव आपके पास आता है, वो कहता है भाई बताइए मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी। तो अभी आप कंक्लूड नहीं करोगे, आप ये नहीं कहोगे मैरिज होगी। अब आपको एक चीज पता चल गई, इसका मैरिज वाला हाउस होता है सेवेंथ, वो एक्टिवेटेड है, अभी वो फंक्शनल है, उसके अंदर काफी एनर्जी है। अब हम देखेंगे जो सेवेंथ हाउस है उससे रिलेटेड प्लेनेट की दशा या अंतरदशा चल रही है क्या। केवल हाउस एक्टिवेट होने से काम होगा ऐसा नहीं है, यदि उससे रिलेटेड प्लेनेट की दशा और अंतरदशा चल रही है और वो आपके लिए अच्छा है, योग कारक है, तो आप इमीडिएटली कह दोगे कि इसका मैरिज का टाइम आ चुका है और इसके मैरिज हो सकती है इस टाइम। किसी का यदि आपका बच्चों से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है इस टाइम, तो आप देखेंगे फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस लॉर्ड या उसका सिग्निफिकेटर जुपिटर होता है, इससे रिलेटेड दशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप कह देंगे कि आपका ट्रांजिट फेवरेबल है। इसका मतलब इसकी इस टाइम पे इसके बच्चे हो सकते हैं, या हायर एजुकेशन भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है, तो उसको हायर एजुकेशन मिल सकती है। इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। तो होपफुली ये एक डबल ट्रांजिट टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप इसे नोट करें, और इसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। और इस ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए जो मैंने आज ये बताया है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, और इसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं स्टेप को फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो अपोजिट है, आपको कोई भी कहीं भी आप पढ़ेंगे तो वो इससे बिल्कुल अपोजिट होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास कोई भी आता है यदि पर्सन, उसका चार्ट आपके पास अवेलेबल है, तो आप डबल ट्रांजिट लगा लीजिए। डबल ट्रांजिट लगा के आप देख लीजिए उसके कौन कौन से हाउस एक्टिवेटेड है। आपको रिजल्ट केवल उन्हीं हाउसेस से रिलेटेड मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। विदाउट डबल ट्रांजिट कभी भी कोई इवेंट हो नहीं सकता। शनि की दृष्टि होनी चाहिए पहले उसको, शनि का, इसके बाद गुरु जुपिटर का आशीर्वाद मिलेगा, तभी आपका कोई भी इवेंट फ्रक्टिफाई होगा। केवल एक सिंगल ट्रांजिट से नहीं हो सकता। और भी प्लेनेट यदि ट्रांजिट में अफेक्ट कर रहे हैं तो और अच्छा है, मगर ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप सबसे पहले डबल ट्रांजिट टेक्निक के बेस पे देख लीजिए कौन कौन से उसके हाउसेस एक्टिवेटेड है। हाउस एक्टिवेटेड हो गए, और ये मैं बड़े इवेंट की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे इवेंट तो होते रहते हैं कभी भी। मैरिज होगी, हाउस खरीदना है, कार खरीदनी है, फॉरेन ट्रेवल करना है, बाहर जाना है, प्रोफेशन, वन टाइम, जो कि जिनका बहुत बड़े इवेंट्स हैं उनकी बात है। तो आपने देख लिया वो हाउस एक्टिवेटेड है। अब वो हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशा और अंतरदशा देखोगे, आप देखोगे अभी चल रही है क्या, या अब 1-2 महीने बाद आने वाली है, तो आप कह दोगे हाँ 2 महीने बाद आपका ये काम हो जाएगा, उस प्लेनेट की अंतरदशा आने वाली है। तीसरी चीज, आप उसके चार्ट में ये भी देख लोगे कि दशा और अंतरदशा जिस प्लेनेट की आ रही है वो आपके लिए अच्छा फल देने वाला है या बुरा देने वाला है। क्योंकि एक ही चीज का अच्छा भी फल हो सकता है। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड
यदि आपकी दशा और अंतरदशा है तो वो जरूरी नहीं है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड अच्छे ही फल दे, बुरे भी फल दे सकता है। तो हमें आपके चार्ट के अंदर ये देखना है कि वो प्लेनेट आपके लिए योग कारक है तो अच्छे फल देगा, और यदि वो मारक है आपके लिए अशुभ प्लेनेट है तो वो आपको उस हाउस से रिलेटेड खराब फल देगा। तो दोनों तरह के फल मिल सकते हैं। इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे मेरे वीडियो के बेस पे। और दशा अंतरदशा और आप प्लेनेट को यदि समझ लेते हो तो आप किसी के भी चार्ट को ओनली आज मैंने जो हाफ एन आवर से भी कम में आपको कराया है उसके बेस पे आप प्रेडिक्शन दे सकते हो कि आपका ये काम इस टाइम होने वाला है या नहीं होने वाला। दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टाइम द इवेंट। कब कौन सा काम होने वाला है उसको टाइम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आई होप आप सब लोगों के लिए यूजफुल होगी। यदि आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में और दोस्तों में से शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।